प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई बिल्कुल सभी साथी जी जान लगा के लगे होंगे। आज हम लोग करेंगे हिंदी साहित्य की 10वीं कक्षा। और इस 10वीं कक्षा के भी आज आपके सामने 30 प्रश्न रखे जाएंगे। और उन 30 प्रश्नों में से आपके जवाब क्या आते हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेरे भाई बिल्कुल सभी लोग देना। और एक बार सभी साथी जो भी अभी तक लाइव आ चुके हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं आए हैं उनके पास तक आप जरूर शेयर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। जो साथी अभी तक मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं बिल्कुल सेशन को एक बार सब्सक्राइब चैनल को कर लेंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। सबसे पहले आपके सामने कुछ सवाल रखे गए हैं, तो एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, ये जो सब प्रश्न रखे जा रहे हैं ना आप देखेंगे, चाहे वो कोई एग्जाम हो सकता है। ये जितने भी प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये चाहे देखो डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हो जाए, ये जो डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हो जाए, चाहे अभी आप देखो केवीएस का डेट आ चुका है, केवीएस हुआ, एनवीएस हो जाएगा, ठीक है। यूपी टीजीटी की बात कर सकते हैं हम, यूपी टीजीटी की बात कर लें, यूपी पीजीटी की बात कर लें, ठीक है। और अभी देख रहे हो मेरे भाई, बिहार में एक नई सरकार बन चुकी है। और एक बार जब एक फिर से बिहार में नई सरकार बनी है तो आप जानते हैं ना, बिहार अब कुछ अलग करेगा। अगर हम लोग के लिए कुछ अलग करता तो भैया वहां पे टीचिंग वैकेंसी देखने को मिल सकती है। वहां पे क्या हो सकता है भैया, टीचिंग वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अगर ये टीचिंग वैकेंसी अब देखने को मिलेगी, और आप जानते हैं बहुत जल्द ही एस्टेट को कंप्लीट करवा लिया गया है और एस्टेट का रिजल्ट भी आने वाला है। तो मेरे भाई आप इन सभी परीक्षाओं में अगर आप चाहते हैं इन सभी में जितने भी सवाल हिंदी साहित्य के हैं, आप इतना याद रखना, अगर हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो जो हिंदी साहित्य आप देख पा रहे हैं, जो आप हिंदी साहित्य का सिलेबस देख पा रहे हैं, वो हिंदी साहित्य के सभी, अभी देखो क्या करना मेरे भाई, अगर आप डीएसएसबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डीएसएसबी के हिंदी साहित्य को सॉल्व करने में जुटे रहेंगे। अगर कोई बंदा केवीएस का कर रहा है तो वो केवीएस के लिए जुटे होंगे। एनवीएस के कोई लोग कर रहे हो तो एनवीएस में जुटे होंगे। लेकिन अगर हम आपसे बोले भैया ओवरऑल इन सभी को लेकर के, चाहे वो केवीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो जाए, चाहे वो बिहार की बात की जाए, उन सभी एग्जामों में जो भी हिंदी साहित्य के प्रश्न बने हुए हैं या बनने की जो संभावनाएं हैं, उन सभी प्रश्नों को एक ही जगह समराइज करके मैं चैप्टर वाइज तरीके से, जैसे अभी देख रहे हैं सूफी काव्य चल रहा है, इसके बाद हम राम काव्य पढ़ेंगे, तो इस तरीके से हम एक चैप्टर वाइज या एक आधार पे 50 सवाल, 100 सवाल या उससे भी प्लस सवाल बन रहे हैं। उन सभी सवालों को आपके सामने इसी अनुसार हम रख रहे हैं। कोई भी प्रश्न आपके छूटे ना, इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि वो हर एक प्रश्न को रखा जाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो देखो सबसे पहला आज का आपके सामने सवाल है। सवाल नंबर पहला आप पढ़ेंगे और बताएंगे। अगर हम आपसे बोलते हैं मेरे भाई कि सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या है, बोलेंगे पद्मावत है। आप जानते हैं ना पद्मावत किसकी है, तो आप बोलेंगे पद्मावत जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है। अगर इसके रचनाकार की बात करें, और एक चीज हमने बताया आपको ना कि आप लिखते हुए चलें, जो भी हो साथ साथ लिखते हुए चलें। इसके रचनाकार का नाम बताएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। क्या भैया, मलिक मोहम्मद जायसी। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे एक चीज बहुत खास बात याद रखनी चाहिए कि ये जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इसकी और भी रचनाएं बोलोगे भैया, हाँ इनकी अन्य रचनाएं, इनकी अन्य रचनाएं लिख सकते हैं। कौन सी आप जानते हैं इनकी अन्य रचनाएं हैं, एक तो अखरावट लिख लो, अखरावट, और एक और लिख लेंगे अखरावट के बाद आखिरी कलाम। क्या लिखेंगे, आखिरी कलाम। ये दो रचनाएं इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक रचना आपके सामने लिखी गई है, कौन सी, पद्मावत। ठीक है भैया। अब इसमें पूछा है कि ये क्या है, एक त्रासदी है, एक गेय काव्य है, एक मुक्तक काव्य है, एक आत्म वक्तव्य है। तो इसका जवाब देखना क्या होगा। अगर हम आपसे बोलेंगे इसका जवाब क्या होगा, तो बोलोगे भैया एक त्रासदी है। त्रासदी का अर्थ क्या होता है, त्रासदी का अर्थ होता है ये दुखांत घटना है। एक कैसी घटना भैया, ये दुखांत घटना है, दुखांत रचना बोल सकते हैं हम, ये दुखांत घटना बोल सकते हैं, है ना। दुखांत काव्य भी बोल सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा दुखांत क्यों बोला गया, एक चीज मुझे बताओ। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से देखना, इसको दुखांत क्यों बोला गया, तो आप बोलोगे भैया पद्मावन में जो राजा रतन सिंह थे वो कहाँ के राजा थे, चित्तौड़ के राजा थे। और जो रानी पद्मावती थी
वो भी वहाँ की थी और उनकी रानी थी। बताया जाता है कि जब राजा रतन सिंह युद्ध क्षेत्र में उनकी हत्या कर दी जाती है, जब वो मारे जाते हैं, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में भैया अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो रानी पद्मावती के अर्थात चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। लेकिन चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और चित्तौड़ पे पूरी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी अपना कब्जा जमा ले जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, रानी पद्मावती जो थी वो अपनी अन्य रानियों के साथ में मिल करके जौहर कर जाती हैं। जौहर का मतलब होता है अग्नि में कूद करके आत्मदाह कर देना, स्वतः जान दे देना। तो ऐसी स्थिति में जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी तो चित्तौड़ पे साम्राज्य स्थापित कर लेता है, लेकिन रानी पद्मावती को नहीं पाता। तो यही एक कहानी रहती है जिसमें बहुत ही दुखांत घटनाएं मिलती हैं। इसी वजह से इस घटना का नाम रानी पद्मावती को क्या लिखा गया, एक त्रासदी के रूप में माना जाता है। एक त्रासदी के रूप में क्या भी माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की आते हैं, आप बताएंगे देखो कहरनामा, कहरानामा किसकी रचना है? आप बताइएगा साथी। मुल्ला दाऊद की है, सूरज दास की है, कुतुबन की है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अखरावत, कन्हावत, कहरावत, पद्मावती, ये किसकी रचना हो जाती हैं? सर ये सब रचनाएं हो जाएंगी किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की। बहुत ही बढ़िया जवाब होगा आपका। अगले सवाल की ओर आते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, ये कैसा काव्य है? तो बोलेंगे यह एक प्रबंध काव्य है। कहरनामा यह एक प्रबंध काव्य है, लिख लेंगे आप, यह प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य भी? तो बोलोगे यह एक प्रबंध काव्य भी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, रौजतुल हकायत। देखो रौजतुल हकायत किस भाषा में है? पहली बात याद रखना, रौजतुल हकायत की बात करेंगे तो ये भैया किस भाषा में है? तो बोलेंगे ये फारसी भाषा में रचना है। देखो फारसी भाषा में रचित है। ये किस भाषा में रचित है मेरे भाई? तो बोलोगे यह फारसी भाषा में रचित है। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसके रचनाकार कौन है, क्या शेख नवी जी हैं, नूर मोहम्मद हैं, कासिम शाह हैं, उस्मा? उस्मा की एक रचना याद होगी आपको, चित्रावली। उस्मा की एक रचना क्या, कौन सी याद भी है? चित्रावली। कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख नबी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बोलेंगे आप? बताना भैया, इसका जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा जवाब आप लगाओगे? बिल्कुल, इसका जवाब रौजतुल हकायत का क्या होगा? नूर मोहम्मद। अभी हमने पिछली क्लास जो 9वीं क्लास ली थी उसमें नूर मोहम्मद की दो और रचनाएं आपको बताई थी। एक मैं आपको याद दिलवाता हूं, एक रचना का नाम है इंद्रावती। क्या नाम आता है भैया? एक रचना इनकी और याद रखना, इंद्रावती। अच्छा एक रचना में तो आपको इंद्रावती बता दिया, दूसरी रचना आप बताइए। दूसरी रचना आप बताइए भैया, तो आप याद रखेंगे दूसरी रचना का नाम है अनुराग बांसुरी। क्या नाम याद रखेंगे? अनुराग बांसुरी। बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका आंसर। तो आप सभी साथी याद कर पाएंगे भैया, अनुराग बांसुरी हो जाएगा। नूर मोहम्मद, इंद्रावती और कौन सा बोलोगे भैया? अनुराग बांसुरी। और रौजतुल, देखो रौजतुल हकायत किस भाषा में? फारसी भाषा में। किसकी रचना है? तो बोलोगे नूर मोहम्मद की रचना है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। आगे अगली रचना पढ़ते हैं। अब आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करिए रचना। एक तो चंदायन कब रचित की गई? अच्छा इसके एक कुछ ऑप्शंस नहीं दिए गए, क्योंकि आप जानते हैं ना नीचे मेल करने के लिए ए का बी का सी ऐसा कुछ दिया रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो टाइपिंग में नहीं आया, टाइपिस्ट नहीं किए, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे ही मिला के मुझे दिखा दो। चंदायन कब रचना आई? मृगावती की रचना कब हुई? पद्मावत की कब आई भैया? और मधुमालती। तो आप जानते हैं ना इसके रचनाकार में पूछता हूं, अगर चंदायन की बात करें तो चंदायन किसकी है? तो आप जानते हैं भैया चंदायन जो रचना है ये रचना मुल्ला दाऊद की है। ये किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है। लेकिन अभी सन हम नहीं बता रहे हैं आपको, अभी तो आपको हम रचनाकार का नाम बता रहे हैं। किसका नाम बता रहे हैं भाई? रचनाकार का नाम हम बता रहे हैं। मृगावती कुतुबन की है। देखो मृगावती किसकी रचना है? तो दिख पा रहा होगा आपको, कुतुबन की रचना है।
ठीक है। मधुमालती आप याद रखेंगे भाई, मधुमालती जो रचना है वो मंझन की है। किसकी है? मंझन की। अगर मैं पद्मावती की बात करूंगा तो किसको नहीं याद होगा ये? तो बोलोगे सर सबको याद है, मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद क्या है? मोहम्मद जायसी। लेकिन एक चीज अब बताओ, क्या ये चीज पूछा था? नहीं भैया, ये नहीं पूछा था। अब बताओ भैया चंदायन रचना कब है? तो बिल्कुल याद रखना, चंदायन रचना का जो रचना काल लिखा गया बिल्कुल सत्य है। ये लाइन बिल्कुल सही है कि चंदायन रचना, है ना, किसके द्वारा? मुल्ला दाऊद के द्वारा। कब रचना की गई? बोलोगे 1379 में की गई। अगर हम मृगावती की बात करेंगे तो मृगावती याद रखना 1503। कहीं कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इसे 1501 भी माना जाता है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, अगर 1503 मिलता है तब भी आपका सही है। अगर 1503 जवाब में नहीं है, 1501 है, तो उसको भी हम मान के चल सकते हैं। मृगावती किसका? कुतबन का। कब रचना आई? 1503 या 1501। ठीक है। अगर मधुमालती की बात करेंगे, मधुमालती किसकी? बोलोगे सर मंझन की है। और मधुमालती रचना किस का काल क्या है? बोलोगे सर 1545। बिल्कुल सत्य है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं है। ठीक है। और पद्मावत को कौन नहीं जानता सर? सब जानते हैं, 1540। तो बिल्कुल याद हो जाएगा। चंदायन किसका है? मुल्ला दाऊद का। कब? 1379 में। मृगावती सर कुतुबन का। कब मेरे भाई? 1501 या 1503। मधुमालती रचना किसकी है? बोलोगे मंझन की। कब? 1545 में। और पूछूंगा पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी की कब रचना आई? 1540 में। बहुत बढ़िया जवाब हो जाएगा। तो बोलोगे भैया ये पूरा का पूरा सुमेलित ही था, इसे कहीं मेल करवाने की जरूरत नहीं थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक, देखो प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? माने इसमें से तीन ऐसे कवि दिखे होंगे आपको जो प्रेमाख्यानक रचनाएं किए हैं, लेकिन एक ऐसे कवि इसमें आपको दिखेंगे जो प्रेमाख्यानक रचना नहीं किए हैं। उसमें से वो कौन है? मुल्ला दाऊद जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उस्मान है, अब्दुल कादिर हैं। तो बिल्कुल याद रखना सर, मुल्ला दाऊद भी किए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी भी किए हैं, उस्मान। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है, मलिक मोहम्मद जायसी की सर 1540 में पद्मावती है ना, पद्मावत। उस्मान चित्रावली, उस्मान चित्रावली। कौन नहीं होंगे? तो बोलेगे भैया अब्दुल कादिर नहीं होंगे, अब्दुल कादिर नहीं होंगे, काव्य की रचना ये नहीं किए हैं। अगले आते हैं सवाल पे। देखो अनल हक, क्या? अनहलक। देखो अनल हक, अनल हक मैं ही ब्रह्मा हूं। बिल्कुल आप देख पाएंगे इसको, अहम ब्रह्मास्मि बोलते ना उसी को। क्या भैया मैं ही ब्रह्मा हूं, ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा किसने की? क्या जायसी नहीं है? जायसी भी नहीं है, अमीर खुसरो भी नहीं है, कबीर भी नहीं है। कौन है? मंसूर है। कौन भैया? मंसूर। यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? मंसूर भरा जाएगा। मैं ही ब्रह्मा हूं, इस बात को किसने कहा था? इस बात को मंसूर ने कहा था। और मंसूर कौन है? तो मंसूर एक अपने आप में कवि हैं। मंसूर कौन है भैया? मंसूर अपने आप में एक कवि हैं। चलो आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न का जवाब आप देंगे, कुतुबन के गुरु जी का क्या नाम मिलता है? देखना बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या सैयद अशरफ हैं? दामोदर, दामोदर की दामोदर लिख देते हैं, दामोदर हो जाएगा। मेहदी बुरहान लिखेंगे, शेख बुरहान लिखेंगे। भैया अभी तो आपको याद होगा सर ये दोनों तो गलत हैं, लेकिन बुरहान सुने हैं हम, बुरहान नाम सुने हैं। कुतुबुन के गुरु का नाम बुरहान तो सुने हो आप, लेकिन सवाल फंसा दिया। मेहदी बुरहान है, शेख बुरहान है, इसमें सवाल आपको फंसाया, ये टिपिकल बनाया। तो याद रखना भैया मेहदी नहीं होंगे, कौन होंगे? शेख होंगे। मेहदी नहीं होंगे, कौन होंगे भैया? शेख होंगे। तो मेहदी बुरहान काट दिए जाएंगे, कौन सही माने जाएंगे? बोलोगे सर शेख बुरहान सही माने जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं शेख बुरहान जौनपुर के बादशाह किसका? ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के दरबार में रहते थे। आप लिख सकते हैं शेख बुरहान, ऐसा लिख सकते हो आप। शेख बुरहान जो थे, है ना, ये जो शेख बुरहान थे ये कहाँ के? जौनपुर के बादशाह या जौनपुर के राजा। देखो जौनपुर के बादशाह की बात करें तो जो जौनपुर के बादशाह या जौनपुर के राजा की हम बात करते हैं तो लिखेंगे हुसैन शाह।
क्या लिखोगे भाई? हुसैन शाह। आप लिखेंगे हुसैन शाह। हुसैन शाह के आश्रय में रहते थे। ठीक है, हुसैन शाह के आश्रय में रहते थे। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? शेख बुरहान हो जाएगा। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? बताना। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? बताना भैया। इसका जवाब क्या है? कौन सा है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? बोलेंगे सूफी कवियों का सबसे प्रसिद्ध अलंकार वक्रोक्ति है, अनुप्रास है, समासोक्ति है, श्लेष है। तो सबसे बेहतरीन जवाब आपका क्या होगा? बोलोगे साथी, ये समासोक्ति है। कौन सा है? सूफी कवियों का सबसे महत्वपूर्ण अलंकार की बात करेंगे, समासोक्ति हो जाएगी। आप 2-3 बार इन चीजों को दोहराएंगे, 2-3 बार चीजों को पढ़ेंगे, 100% तैयार हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। रस रतन के रचयिता, बहुत ही बढ़िया सवाल है। रस रतन के रचयिता जान, देखो जान कवि है, शेख नवी है, पुहकर है, शेख निसार है। तो आप बिल्कुल बता पाएंगे सर कौन है? पुहकर है। कौन है? कौन भैया? पुहकर है। इनकी एक कहानी सुने होंगे कि किसका समय था? जहांगीर का। किसका समय था भैया? जहांगीर का। एक इनकी कहानी बताते हैं कि जहांगीर, इनसे कोई ऐसी बात हो जाती है पुहकर से, और जहांगीर इनसे उस बात से नाराज होकर के या उस बात से इनको जेल में डाल देते हैं। कहाँ जेल में? किस कारागार में? आगरा के कारागार में इनको डाल देते हैं। आगरा के कारागार में। ध्यान से सुन लो पहले कहानी। आगरा के कारागार। किसको भैया? बोलोगे पुहकर को। जब जहांगीर ने इनसे कुछ अनबन हो जाती है, जिसकी वजह से पुहकर को जहांगीर के द्वारा, राजा जहांगीर के द्वारा आगरा के कारागार में डाल दिया जाता है। तो आगरा के कारागार में ये बैठे बैठे कौन सी रचना कर डालते हैं भैया? रस रतन की रचना कर डालते हैं। और जब रस रतन की रचना कर डालते हैं तो इस रस रतन की रचना से प्रसन्नचित होकर के, खुश होकर के जहांगीर दोबारा इनको क्या कर देता है? आगरा के कारागार से रिहा कर देता है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, वह कौन सी रचना है पुहकर की जो कारागार में बैठ के उन्होंने लिख दी, या जिसकी रचना कारागार में की गई? तब भी जवाब आएगा रस रतन। सवाल पूछ सकता है कि रस रतन रचना पुहकर नामक कवि ने किस राजा के दरबार में की? तो बोलोगे ये भी भैया जहांगीर के दरबार में किया। और कहाँ? आगरा के कारागार में किया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मैं अगर इसी में एक और बात आपको बताता हूं, इसमें कभी सवाल पूछ लिया जाए कि इसमें किसकी प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं कि रस रतन में किसकी प्रेम कथा मिलता है, तो याद रखना यह एक तो प्रेमाख्यानक काव्य है। क्या भैया? प्रेमाख्यानक, प्रेमाख्यानक काव्य है। अगर ये प्रेमाख्यानक काव्य है तो इसमें किसी की भी प्रेम कथा होगी। किसकी होगी? रंभावती। लिखेंगे आप रंभावती और सूरसेन। क्या लिखेंगे? सूरसेन की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। सूरसेन के प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। वर्णन मिलता है। मिलता है, बिल्कुल लिख लेंगे इस बात को। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति? देखो क्या लिखा? अक्षय कीर्ति, है ना? अक्षय कीर्ति के आधार पे रची गई है। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, उपरोक्त में से सभी। इसका जवाब बताएंगे आप। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के अनुसार लिखी या आधार पे रची गई है? तो अक्षय कीर्ति के आधार पे जायसी कृत, देखो जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पे कौन सी रचना लिखी गई भैया? पद्मावत लिखी गई है। कौन सी लिखी गई? बिल्कुल बोलेंगे साथी, जो लिखी गई वो है पद्मावत। कौन सी है? पद्मावत हो जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रखा गया, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? बताइए। सूफी काव्य पद्धति का
किसका? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ। तो अंतिम ग्रंथ की बात करेंगे वो कौन सा है? तो आप जवाब बोलेंगे सर यूसुफ, देखो यूसुफ जुलेखा नहीं भैया, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती है। कौन सी है? तो बोलोगे साथी इंद्रावती है। सूफी काव्य पद्धति की अंतिम अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो बोलोगे इंद्रावती है। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। रतन सेन किसका प्रतीक है? तो बिल्कुल याद रखेंगे। मैं कुछ और चीजों को पूछता हूं, ध्यान से देखना। अगर आपसे पूछा रानी जो रतन सेन थे, रतन सेन थे, वो किसके प्रतीक हैं? एक और लिखते हैं इसी में, 14 भुवन, ये किसके प्रतीक है? क्या लिखोगे? 14 भुवन ये किसके प्रतीक थे? अगर हम आपसे यहीं पे और लिख देते हैं भैया चित्तौड़ किसके प्रतीक थे? चित्तौड़ का प्रतीक क्या लिख पाओगे? ठीक ना, चित्तौड़ का प्रतीक। एक और लिखना, एक लिखना पद्मावती का भी लिख लो, एक चित्तौड़, एक रतन सिंह तो आप जान ही रहे हो, ऊपर लिखा गया, एक बार दोबारा मैं लिख देता हूँ रतन सिंह का ना, रतन सिंह लिख लेंगे। एक लिखना सिंघल द्वीप का प्रतीक, क्या लिखेंगे? सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप का प्रतीक। एक और लिखना भैया राघव चेतन, है ना, राघव का प्रतीक, ये भी लिख लो राघव का प्रतीक। एक और लिख लो पद्मावती का प्रतीक क्या है? पद्मावती का प्रतीक लिख लेंगे, लिखेंगे हीरामन तोता का, है ना भाई, हीरामन तोता, हीरामन तोता। और हीरामन तोता को ही आप क्या कहते हैं? बोलेंगे सर इन्हीं को हम सुआ कहते हैं। हीरामन तोता को ही क्या कहते हैं? सुआ कहते हैं। इनका प्रतीक क्या था? और लिखेंगे नागमती का प्रतीक क्या है? नागमती का भी प्रतीक क्या है? आप बिल्कुल बताएंगे। एक और लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी भी उसी में था पात्र में, तो उस अलाउद्दीन जो खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, ये किसका प्रतीक था? इन सभी प्रतीकों को बिल्कुल लिखेंगे, एक तरफ आप लिखेंगे प्रतीक, बताइएगा। इन सबके प्रतीक की मैं बात करता हूं तो बिल्कुल बताएंगे। अगर मैं 14 भुवन की बात करूंगा तो बिल्कुल लिखेंगे मानव, क्या लिखेंगे भैया? मानव पिंड। 14 भुवन का हो जाएगा मानव पिंड, ठीक है। देखो, और अगर इस सवाल का रतन सिंह का क्या मानते हो? मन मानते हो, तो चित्तौड़ का क्या लिखोगे? सर चित्तौड़ तो शरीर था, रतन सिंह उसके क्या थे? रतन सिंह मन थे। और सिंघल द्वीप की बात करेंगे, सिंघल द्वीप उसका हृदय था। क्या था भैया? हृदय था। सिंघल द्वीप उसका हृदय था। और देखो राघव को शैतान बोलते हैं, क्या जवाब दोगे? सर राघव को शैतान कहेंगे, राघव को क्या बोलेंगे? शैतान देंगे। और अगर हम पद्मावती की बात करेंगे तो पद्मावती को बुद्धि का प्रतीक मानते हैं। किसका? बुद्धि का प्रतीक मानते हैं। और हीरामन तोता सुगा को किसका मानते हैं? गुरु का मानते हैं, ठीक है। नागमती को भोग विलास मानते हैं, भोग विलास आप लिख सकते हैं, भोग विलास। ये किसको मानते हैं? नागमती को मानते हैं। और याद रखना जो संसार का प्रतीक माना जाता है, भोग विलास संसार के प्रतीक के रूप में माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का लिख लेंगे माया, अलाउद्दीन खिलजी का क्या लिखेंगे? माया लिख लेंगे। तो एक दो बार बिल्कुल याद रखेंगे। आप बनाएंगे 14 भुवन, चार चार भुवन मतलब मानव पिंड। आप बोलेंगे चित्तौड़, भैया चित्तौड़ शरीर था, रतन सिंह उसके मन थे, पद्मावती उसकी बुद्धि थी, ठीक है। रतन सिंह उसके मन थे, सिंघल द्वीप उनका हृदय था, राघव वहां का शैतान प्रतीक मानते, हीरामन तोता को गुरु मानते हैं, नागमती को भोग विलास या बोल सकते संसार मोह माया थी वहां पे, और अलाउद्दीन खिलजी को माया मानते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस सवाल का जवाब देंगे। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? बहुत ही बढ़िया जवाब है। और आप जानते हैं समासोक्ति वहां का प्रिय अलंकार था। बोलो समासोक्ति। अब बताओ भैया समासोक्ति किसने कहा है? तो बोलोगे एक ही व्यक्ति है, और वो कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा है? समासोक्ति कहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वो कहाँ भी है? जायस में पैदा हुए थे। कहाँ पे? देखो
जायस गोत्र में पैदा हुए थे? नहीं, जायस गोत्र में नहीं पैदा हुए, जायस मत के मानने वाले थे, ये भी गलत हो जाएगा। जायस नामक स्थान के निवासी थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे। ये कहाँ पैदा हुए थे? तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पैदा हुए थे। अगर हम जायसी की बात करेंगे, अगर हम जायसी की बात आपसे करेंगे, तो जायसी का जन्म जो मानते हैं, जायसी का जन्म कहाँ मानते हैं? तो बोलोगे साथी जायसी का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला में, कहाँ? रायबरेली जिला में, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला के जायस नामक गांव में। किस गांव में? जायस नामक गांव में। और जायस नामक गांव में पैदा होने की वजह से, देखो नामक गांव, जायस नामक गांव में पैदा होने की वजह से इन्हें क्या रखा गया? जायसी रखा गया है। लिखा ना, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे, या जायस नामक स्थान पे जन्म लिए थे या पैदा हुए थे, ठीक ना, वहां पे। इस वजह से इनका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है किसका? पद्मावती तो मन का बुद्धि की प्रतीक थी, लेकिन साधक की, देखो शैतान की काव्य धारा के परम सत्ता की, तो किसकी प्रतीक मानी जाएगी? परम सत्ता की, है ना। पद्मिनी किसका प्रतीक मानते हैं? बोलोगे परम सत्ता की प्रतीक मानी जाती है। साधना की 4 अवस्थाएं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। मारिफत लिखेंगे, एक छूट गया मेरे भाई लगता हकीकत। ये 4 जो हैं वो बोल रखा साधना की 4 अवस्थाओं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। ज्ञान मार्गी साधना से लिए गए हैं, इस्लाम धर्म साधना से लिए गए हैं, सूफी साधना से हैं। कहाँ से हैं? तो बिल्कुल बोलेंगे साथी सूफी साधना से हैं। जो साथी अभी पहली बार क्लास में है ना, वो पिछली क्लास जाके देख लें। इन सभी चीजों को मैं बिल्कुल एकदम डिटेल से करवा रहा हूँ। एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, बस आपको सेशन में डेली लगना होगा। अपने आप भैया कुछ समय हमारे साथ व्यतीत करने होंगे, क्योंकि ये हिंदी साहित्य याद नहीं होता। इसे याद करने के लिए हमें पहले प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि किस लेवल के कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं। जब आप इस तरीके से कुछ प्रैक्टिस सेट लगभग मैं करवा ले जाऊंगा, 90% कवर कर दूंगा प्रीवियस ईयर सवाल को, तब जाके मैं चैप्टर वाइज चीज़ों को डिटेल एक एक के बारे में फॉर्म, है ना, फॉर्म डिटेल रूप में पढ़ा दूंगा। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम इन सभी को डिटेल रूप में प्रीवियस ईयर करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं, शरीकत, देखो शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले आचरण होता है, सबसे पिछला सिद्धा अवस्था होता है। तो दो तो दिमाग में रखना, आचरण, सिद्धावस्था या सिद्धांत। तो याद रखना भैया, अगर इसमें पूछेगा कभी भी भारतीय, देखो अगर मार्ग इसका पूछता है तो बिल्कुल आप बता पाओगे साथी कि शरीकत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, ये 4 सिद्धांत हैं, और इनकी भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम की संगति कौन सी है? तो बिल्कुल याद रखना, सबसे पहला शरीकत का क्या हो जाता है? आचरण। कौन सा हो जाएगा? आचरण हो जाएगा। तो आप देखो, एक तो आचरण यहाँ भी लिखा है, एक आचरण यहाँ लिखा है, तो 2 विकल्प तो आपके गलत हो गए, या तो ए सही या तो सी। लेकिन लास्ट में सिद्धावस्था होना चाहिए। सिद्धावस्था देखो लास्ट में इसमें है, इसमें सत्यबोध हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो बिल्कुल सही अवस्था क्या हो जाएगा सर? याद रखना, पहले आचरण होगा, फिर उपासना होगा, फिर सत्यबोध होगा, फिर सिद्ध होगा। तो दोनों सा सा पीछे होंगे, और पहले आ से बनता ओ। आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था, बिल्कुल याद रखें। आचरण, उपासना, पहले आ उ स। लिख पाओगे ना? आ उ स। आ से क्या होगा? आचरण। उ से या उपासना, ठीक है। और उसके बाद सत्य, क्या लिखोगे? सत्यगत, सत्यबोध। तीसरा सत्यबोध, और चौथा होगा सिद्धावस्था। क्या होगा? सिद्धावस्था। इस वजह से विकल्प आपका सी वाला यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जायसीकृत पद्मावत है। आप बताएंगे जायसीकृत पद्मावत क्या है? पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है, चंपू काव्य है? इसका जवाब कौन देगा? बताइए भैया, इसका जवाब कौन देगा? जायसी आप जानते हैं, जायसीकृत, जायस में पैदा हुए थे, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला में है।
और इस पद्मावती रचना कब आई? तो 1540 में आई। बहुत ही बढ़िया जवाब होगा और ये त्रासदी की भी जानकारी आपको मिल गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ जयश्री की जो पद्मावत है ये क्या है? तो बोलोगे एक सर ये रूपक काव्य है। ये क्या भाई? एक रूपक काव्य है। बिल्कुल याद रखेंगे कि पद्मावती जो है एक कैसा काव्य है? रूपक काव्य है। अगली ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? बताइए इसमें से सही क्रम कौन है? सही क्रम कौन है? आप लिखेंगे और बताएंगे साथ ही सही क्रम इसमें से कौन है? चंदायन, मृगावती, पद्मावती, मधुमालती। अभी याद आपने किया। क्या ये प्रश्न बिल्कुल नया है? नहीं भैया, प्रश्न नया नहीं। आपने देखा होगा ये बिहार के टीआरई 3 के एग्जाम में ऐसे सवाल बने हुए थे और वहां पे गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? क्योंकि कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिन रचनाओं का हमें सन जानना बहुत जरूरी है। अगर उन रचनाओं की सन को हम नहीं जानेंगे तो मैं बताता हूं भैया वो सवाल 100% गलत होंगे। ठीक ना? ये चीज याद रखना। तो चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। लिखा मधुमालती, मृगावती, चंदायन, पद्मावती। अब इसमें बताओ कौन है? तो आप जानते हैं सर चंदायन की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ याद रखना। अगर अभी हमने इस चीज को करवाया आपको, अगर मैं चंदायन की बात करूंगा तो आप जानते हैं चंदायन रचना किसकी है? तो बोलेंगे मुल्ला दाऊद की। और इसका रचना काल अभी हमने आपको पढ़ाया था पीछे सर 1379 माना जाता है। 1300 कब माना जाता है भाई? 1379 माना जाता है। दूसरी क्या भैया चंदायन के बाद? अभी देखो मृगावती। मृगावती किसका भैया बताओ आप? मृगावती किसका? तो बोलोगे सर मृगावती कुतबन का है। और इसको अभी हमने आपको बताया था 1503 रखना या 1501 मान के चलना। 1501 या 1503 रखेंगे। किसका? मृगावती। मृगावती किसकी है? तो बोलोगे कुतबन की है। ठीक है। पद्मावत किसका भैया? मलिक मोहम्मद जायसी। अगर हम पद्मावत की बात करेंगे तो आप जानते हैं सर पद्मावत जो रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना, और इसका रचना काल कब माना जाता है? तो 1540 माना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। मधुमालती, मंझन। क्या याद रखेंगे सर? अगर मधुमालती की बात करेंगे क्या लिखेंगे भैया? मधुमालती। और मधुमालती किसकी है? तो बोलोगे सर मंझन की है। और ये रचना काल इसका कब माना जाता है? 1545। इस प्रश्न को अभी मैं पीछे करवाया, लेकिन अगर आपने इस सन को नहीं याद रखा ना तो ये प्रश्न फिर से चला गया आपके हाथ से। तो ऐसी स्थितियों में इस प्रश्नों को याद रखने के लिए इनके सन को बहुत जरूरी है याद रखना। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? राइट हो जाएगा। जो साथी पहली बार सेशन में आए एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और अन्य साथी तक बिल्कुल मेरे भाई शेयर करेंगे। ये क्लास रात 9 बजे आएगी आपके सामने, और ऐसी क्लास डेली 30 प्रश्न आपको मिलेंगे। उन 30 प्रश्न ही नहीं, वो और भी बढ़ के होते हैं। जैसे ना ये 30 प्रश्न तो कहने के होते हैं, उसमें हम 10-5 प्रश्न अपने मन से बता देते हैं आपको, तो याद हो जाता होगा आपको। ठीक है, चलो आ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, राष्ट्रीय चेतना। तो सूफी काव्य का क्या हो सकता है? तो बोलेंगे साथी जो सूफी काव्य है उसका मेन उद्देश्य क्या है? प्रेम का निरूपण करना। क्या मेन उद्देश्य है? बोलोगे सर प्रेम का निरूपण करना उसका मेन उद्देश्य है। अगला सवाल आपके सामने है। हुजवेरी के अनुसार, कौन? हुजवेरी। लिखा ना, हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? फना मीन्स मजा। अब देखो कौन सा अर्थ इसमें से है। फना का अर्थ है जीवात्मा के शरीर का नाश कर देना, जीवात्मा का परमात्मा में विलय इच्छा से विरक्त हो जाना, या विरक्त होना चाहिए। यहाँ पे विरक्त नहीं, विरक्त हो जाना यहाँ होना चाहिए। विरक्त हो जाना या होना, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा रखना, व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश करना। इसमें बताएंगे कौन सा जवाब आपका सही होगा। बोलेंगे साथी फना का अर्थ क्या होता है? किसी भी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा रखना ही क्या है? फना का अर्थ है कि कोई भी वस्तु है और वो अपूर्ण है, उसकी अपूर्णता का क्या रखना? ज्ञान रखना, और उसे पाने की क्या रखना? इच्छा रखना। यही क्या होता है? हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है। ठीक है भाई। सुजान कुमार, सुजान सागर मत याद रखना,
सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? क्या मधुमालती का, चित्रावली का, देखो इंद्रावती का, हंस जवाहिर की? बताइएगा आप सुजान कुमार किसके हो जाते हैं? बिल्कुल साथी बताएंगे, जो सुजान कुमार हैं वो किसके हैं? तो बोलेंगे सुजान कुमार चित्रावली। चित्रावली किसकी रचना है सर? उस्मान की। ये रचना कब प्रकाशन में आई? तो 1613 ईस्वी में। याद रखना सुजान कुमार किसके होंगे? तो चित्रावली के हो जाएंगे। सुजान कुमार किसके होंगे भैया? चित्रावली के हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हिंदू मग, देखो हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, का जो बहुते हिंदी भाखेऊ, विनाश का विनाश भाखेऊ विनाश, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? माने हिंदू मग पर भाव न राख्यो, का जो बहुते हिंदी भाख्यो विनाश, यह उक्ति भाख्यो ये नहीं होना चाहिए, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? माने ये हिंदू मग किस रचनाकार? क्या नूर मोहम्मद इंद्रावती में आता है? ये नूर मोहम्मद इंद्रावती की ना भैया। उस्मान चित्रावली, नूर मोहम्मद भैया देखो अनुराग बासरी, और कासिम शाह हंस जवाहिर। तो बताओ ये रचना किस में आती है? अगर मैं 23 नंबर की बात करूंगा तो ये किस में आएगा? नूर मोहम्मद। लेकिन नूर मोहम्मद तो दो जगह है, अब बताओ कौन सा होगा? इंद्रावती अनुराग बासरी, तो कौन सा हो? इंद्रावती में रखेंगे। ठीक है भाई, आगे आते हैं। अगला सवाल है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी, सॉरी भाई याद रखना क्या हो जाएगा? प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तवस्सुफ है, अहले हदीस है, हनफी है, कि अहम दिया? तो पहला जवाब हो जाएगा तवस्सुफ है। क्या? तवस्सुफ, तसव्वुफ, तसव्वुफ हो जाएगा। ठीक है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया? आराध्य देव कौन? गुरु के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में। तो बिल्कुल याद रखना, हमेशा आराध्य को किस रूप में देखा गया भी? हमेशा आराध्य को किसके रूप में? प्रेमिका के रूप में देखा गया है। किसके रूप में? प्रेमिका के रूप में देखा गया है। अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? बताइएगा। अवधि, अवधि भाषा में आप जानते हैं ठेठ अवधि में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना 1540 में की गई। इस वजह से अवधि का प्रथम श्रेय किसको जाता है? तो बोलोगे सर मलिक मोहम्मद जायसी को जाता है। सॉरी यहाँ नहीं होगा, देखो काव्य भाषा के रूप में, ठीक ठीक गलत हो जाएगा। काव्य भाषा के रूप में किसने दिया था? मुल्ला दाऊद दिए थे। काव्य भाषा के रूप में अवधि को काव्य भाषा के रूप में किसने दिया? तो किसने दिया भैया? मुल्ला दाऊद ने दिया। बहुत सही। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन से हैं? तो आप जानते हैं साथी, इसमें आलोचक कौन हो जाएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। इसमें सूफी काव्य मानने के इनकार करने वाले, इनकार इस तरह से भी सही होता है, देखो इनकार ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखो कौन, ये सही है, ये सही है, बिल्कुल रखेंगे। और इसमें कौन सा? विजय देव नारायण शाही। कौन सही हो जाएंगे भैया? विजय देव नारायण शाही। अगले प्रश्न पे आते हैं। ना नागरी काया विधि कीन्हा, ले खोजा पावा और तेई चिन्हा। देखो लिखा ना नागरी काया विधि कीन्हा, ले खोजा पावा तेई चिन्हा, मैं सुठी अगम पंथ बड़ बांका, और तस मार्ग जस सोई क नागा, बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारि बसेरे जाय पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारि बसेरे, क्या लिखा? चारि बसेरे का अभिप्राय क्या है? 4 बसेरे 4 धर्मशालाएं हो जाएंगे? नहीं भैया। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, ये तो कुछ ठीक लग रहा है। अभिप्राय हो जाएगा तो सरीकत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, ये 4 सोपान, ये भी नहीं रखेंगे। ये तो हो जाएगा। ठीक है, यहां याद रखेंगे भैया ये हो सकता है। तो 4 धर्म बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि नामक योग के अंग, ये हो जाएगा आपका। सरीकत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, ये तो 4 अलग हो जाते हैं, यही आएंगे, ये भी इसी में। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये भी इसकी बात पुरुषार्थ में नहीं आएगा। तो बी और सी आपका क्या होगा? सही होगा। बी और सी किस में दिया गया है? बी और सी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखो ACBD लिखा तो बी वाला आपका सही है। चलो अगले प्रश्न पे। सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? बताओ भैया, सूफी काव्य धारा के पहले कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, भैया कुतुबन है, मंजन। अभी आपने देखा सूफी काव्य धारा में पहला अवधी भाषा का प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? तो बोलोगे मुल्ला दाऊद को जाता है। और मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है चंदायन। और ये कब लाई गई? तो 1379 में लाई गई। तो इसमें पहला नाम क्या आएगा? मुल्ला दाऊद का ही नाम आएगा। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पे। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? मलिक मोहम्मद जायसी की, तुलसीदास की, अग्रदास की, कि बोलोगे भैया माखन लाल चतुर्वेदी को? माखन लाल चतुर्वेदी हिमतरंगिणी इनकी रचना है। इनको सबसे पहले क्या मिला था? बताओ। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत बढ़िया है। बताओ भैया इसमें क्या होगा? तो बोलोगे साथी इसका जो जवाब होगा मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके टॉप 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। और इस 30 प्रश्न में आपकी स्कोर क्या है बिल्कुल मेरे साथी बताएंगे। और एक चीज ध्यान देना, ये जो क्लास टाइम है, जो क्लास का टाइम मेरे भाई, ये टाइम रात्रि 9 बजे है। तो आप सभी लोग 9 बजे PM पे जुड़ने का प्रयास करो। और जो साथी अभी तक मेरे साथ सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद सभी साथियों को।